स्टूडेंट्स, कल हमने किया था प्राग ऐतिहासिक काल और आज उसी विषय से रिलेटेड हम जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि सबसे पहले तो ये कि इतिहास आखिर होता क्या है। इति प्लस हास, यानी ऐसा जो पहले घटित हो चुका है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जिसका हास हो चुका है, उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हमारी जो सभ्यता थी उसको किस किस नाम से जाना जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल, कांस्य युगीन सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो तीन पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट हमारा था प्राग ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा इतिहास जिसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सेकंड जो टॉपिक था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि लिखित साक्ष्य इसके बारे में अवेलेबल हैं, लेकिन जो लिपि उस टाइम पे लिखी गई थी जो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में थी, उसको हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल यानी जैसे वैदिक जो हमारी सभ्यता है, उस वैदिक जिस सभ्यता के अंदर जिसमें चारों जो हमारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का क्या हुआ था उस टाइम पे, इनको लिखा गया था, इनका विकास हुआ था, तो उस सभ्यता को हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बनता है हमारा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसका जो टाइम पीरियड है कि इसकी खोज किसने की थी और फिर कब की थी, इसका जो समय है, प्रारंभ होने का जो समय है वो इसका क्या है। उसके बाद है नामकरण कि सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता कैसे रखा गया, फिर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, फिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, और फिर जो विदेशी थे उनके इस सभ्यता के बारे में क्या मत है, और जो भारतीय हैं उनके इसके बारे में क्या विचार है, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है विशेषता कि जो ये हमारी सभ्यता थी, इस सभ्यता से रिलेटेड विशेषताएं क्या बताई गई है, क्योंकि नगरीय सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा गया है, ऐतिहासिक सभ्यता कैसे थी, तो इन सारी चीजों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले है खोज। तो सबसे पहले एक जो अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेसन, 1826 में वो पाकिस्तान आए थे। चार्ल्स मेसन, इसका नाम हमें याद रखना होगा। सबसे पहले कौन आए थे पाकिस्तान के अंदर, चार्ल्स मेसन, यानी जो आज पहले वो कहाँ आए थे, इंडिया का जो क्षेत्र था जो आज पाकिस्तान में है, तो उस जगह पे आए थे, क्योंकि उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान क्या थे, इकट्ठे थे। तो उस टाइम पे जो चार्ल्स मेसन यहाँ आए थे तो उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, नैरेटिव ऑफ जर्मनी। तो क्या पत्रिका लिखी थी उन्होंने, नैरेटिव ऑफ जर्मनी, और अपनी इस पत्रिका के अंदर, नैरेटिव ऑफ जर्मनी के अंदर उन्होंने इस सभ्यता के बारे में क्या दी थी, थोड़ी बहुत हमें जानकारी दी थी। इन्हें अंदाजा था थोड़ा बहुत कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन कोई और प्रूफ इनके पास नहीं था, ना ही किसी प्रकार का शोध इन्होंने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, चार्ल्स मेसन है 1826 में, यानी 1826 में जो अंग्रेज चार्ल्स मेसन थे वो आए थे कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ उन्होंने अपने आने के बाद एक पत्रिका लिखी थी जिसे कहा गया था नैरेटिव ऑफ जर्नी, यानी उनकी जो यात्रा थी उससे रिलेटेड जो पत्रिका थी उसके अंदर उन्होंने इस विषय का क्या है, जिक्र किया है। उसके बाद थे बर्टन बंधु 1856 में। बर्टन बंधु दो भाई थे, जो जेम्स बंधु और विलियम बंधु। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों ने एक जो रेलवे ट्रैक, अंग्रेजी सरकार जो रेलवे ट्रैक बिछाने का जो कार्य कर रही थी, तो जो रेल की जो पटरी जब ये बना रहे थे, रेलवे ट्रैक को जब ये बना रहे थे, तो इसके आसपास जो ये टीला पड़ा था यहाँ पे, इस टीले से इन्होंने कोशिश की कि मतलब यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी इस ट्रैक के ऊपर जो रेत या मिट्टी डालने के लिए, तो यहाँ इस किले की जब इन्होंने खुदाई की तो इस किले के अंदर हमें यहाँ पे इन्हें क्या मिला, कुछ ईंटें
ईंटें यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुई। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो ईंटें हैं उनको खोदकर और इस ट्रैक को इन्होंने बड़ी आसानी से इन्होंने बना दिया। तब इन्हें कुछ मतलब इस चीज का अंदाजा जरूर था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, या कोई सभ्यता यहाँ पे थी, या फिर मलबे के अंदर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नगर बसा हुआ था कि जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो ईंटें इन्हें प्राप्त हो रही है। इन्होंने सिर्फ अपने जो रेलवे ट्रैक के लिए जो ईंटों की जरूरत थी वो यहाँ से इन्हें मिली और इन्होंने इसको यूज किया, लेकिन इसके बारे में आगे इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कस नहीं किया कि आखिर यहाँ पे है क्या। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 जो इस सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई सभ्यता हो या फिर कोई ना कोई जो नगर है जो प्राचीन काल में यहाँ पे बसा हुआ था। तो इन्होंने जानने की कोशिश की थी और लगभग 3 साल का जो टाइम है इन्होंने यहाँ रिसर्च करने में बिताया। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि इन्होंने उसके बाद इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से क्या है, शुरुआत इसकी होती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 एक क्रम के हिसाब से हमें इनको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आए थे, चार्ल्स मेसन। कहाँ से आए थे, अमेरिका से आए थे। कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। तो वहां पे आने के बाद उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी अपनी जो पुस्तक है, पत्रिका है, उसके अंदर उन्होंने एक सभ्यता के बारे में जिक्र किया था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित हुई हो काफी टाइम पहले। लेकिन उसके बाद बर्टल बंधु 1856 में यानी 1856 में 2 भाई थे, जेम्स और विलियम। जो रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी उसका कार्य इनको सौंपा गया था और इन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए आसपास जो मिट्टी का जो ढेर पड़ा था, जो मलबा वहां पे था, उसको उठाना शुरू किया और जैसे ही ट्रैक को बिछाने के लिए उस मलबे का इन्होंने इस्तेमाल किया तो वहां खुदाई में इनको क्या मिली थी, ईंटें मिली थी। तो थोड़ा बहुत अंदाजा इन्होंने लगाया था कि हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो नगर है या कोई सभ्यता यहाँ पर पहले विकसित हुई हो। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना ध्यान उस रेलवे ट्रैक तक ही सीमित रखा और बाद में उस जो ढेर था मलबे का या फिर जो सभ्यता थी उसको यूं का यूं छोड़ दिया। उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च की अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 56, लेकिन इनके अधीन भी ये कार्य क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जॉन मार्शल 1921 में उनके नेतृत्व में जो भारतीय साहित्यकार थे दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा, जो हड़प्पा क्षेत्र है उसकी खोज की थी और राखल दास बनर्जी ने किसकी की थी, मोहनजोदड़ो की। तो ये तो थे हमारे खोजकर्ता कि सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में किस किसने और कैसे हमें जानकारी दी। उसके बाद है इसका टाइम पीरियड कि इस सभ्यता के बारे में जो समय है वो कैसे बताया गया है कि कब इसकी शुरुआत हुई है और कब तक ये सभ्यता चली। तो उसके बारे में कई इतिहासकारों के जो अलग अलग क्या है मतभेद हैं। तो सबसे पहले जॉन मार्शल, क्योंकि इस सभ्यता की जो शुरुआत जो खुदाई की थी वो सबसे पहले जो इसका जो कार्य है वो जॉन मार्शल के अधीन ही संपन्न हुआ था। तो सभी इन्होंने इसका जो टाइम पीरियड है वो 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी इन्होंने बताया है। उसके बाद जो कार्बन पद्धति है, कार्बन 14, आप सभी को पता होगा, आपने अपनी बुक्स के अंदर पहले पढ़ा भी होगा कि कार्बन 14 आखिर होता क्या है। कोई भी पुरानी चीज है या कोई कंकाल है, किसी भी चीज की अगर हमें खोज के बारे में जानना है, उसके बारे में अगर हमें ये पता करना है कि ये चीज कितनी पुरानी है, तो कार्बन 14 का उसके अंदर क्या है यूज किया जाता है। और सबसे पहले जो कार्बन 14 है उसका प्रयोग किसने किया था, डीपी अग्रवाल ने, जो एक इंडियन थे, एक भारतीय थे। तो जो डीपी अग्रवाल है एक भारतीय पुरातत्वविद थे और उन्होंने कार्बन 14 जो पद्धति है उसका प्रयोग करके इसका जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित किया। उसके अकॉर्डिंग कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड 2300 से यानी 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी बताया उन्होंने।
एक नॉर्मल जो डेट इसकी जो आमतौर पर सभी इतिहासकारों के द्वारा जानी जाती है, जो मीडियम टाइम पीरियड है, वो है 2500 से लेके 1700 बीसी। तो ये आद्य ऐतिहासिक जो काल है ये उसका टाइम पीरियड बताया गया है, यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कब प्रारंभ हुई और कब से कब तक ये चली, तो इसका टाइम पीरियड है 3250 से 2750 बीसी। किसने बताया? ये जॉन मार्शल ने, जिसके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद है कि कार्बन 14 जो पद्धति जो सर्वमान्य सत्य सिद्ध मानी जाती है, क्योंकि एक रिसर्च के बाद ही ये निर्धारित किया जाता है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम है 2300 से 1750 से बीसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नामकरण, यानी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जाना कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी, उसके बाद किस सभ्यता के बारे में जो समय है वो कितना निर्धारित किया गया है, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा है नामकरण, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया। सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको इसलिए सिंधु कहा गया क्योंकि जो ये सिंधु जो नदी है, इस नदी के जो चारों तरफ, नदी के यहाँ इन दोनों साइड जो क्या है ये सभ्यता बसी हुई है, और सिंधु जो नदी है उसके आसपास का जो एरिया है उसके दोनों साइड जो लोग बसे हुए हैं, एक बस्ती बनी हुई है, तो इसलिए सिंधु नदी की वजह से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। उसके बाद है सिंधु सरस्वती सभ्यता। बाद में इसके ऊपर विचार किया गया कि ये सिर्फ एक सिंधु सभ्यता नहीं है, ये सिर्फ सिंधु सभ्यता होने के बजाय एक सिंधु और सरस्वती दोनों सभ्यताओं का मेल है, यानी जो ये सभ्यता है वो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं बसी हुई है, बल्कि जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पर भी ये सभ्यता बसी हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, यानी इसको हड़प्पा जो सभ्यता है वो क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले जब इस सभ्यता की खोज की गई, इस सभ्यता की खोज की गई यानी इसके बारे में जब हमें जानकारी मिली, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक जो स्थान था, कौन सा स्थान? हड़प्पा। हड़प्पा नामक जो स्थान था सबसे पहले उसकी खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कुछ विदेशी जो लोग थे या विदेशी जो पुरातत्वविद थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, तो उन विदेशी इतिहासकारों ने इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा है। सुमेरियन सभ्यता क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि जैसे ये जो सुमेर के जो लोग हैं और सुमेर के लोगों के द्वारा बसाई गई ये एक सभ्यता है, और जो ये सभ्यता कहाँ पर? यहाँ सिंधु जो नदी है उसके किनारे जो सुमेर के लोग हैं यहाँ आकर इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, इसलिए इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और सुमेरियन सभ्यता कहने वाले सबसे पहले जो हमारे इतिहासकार हैं वो है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने कहा कि जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी हुई है इसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है, यानी सुमेर जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया है। उसके बाद है कुछ स्थानीय मत। तो स्थानीय मतों में देखिए कि द्रविड़, इसको जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे या सिंधु के नदी के किनारे पर जो लोग बसे हुए थे उसे द्रविड़ सभ्यता कहा गया है। तो द्रविड़ सभ्यता उसको किसने कहा? इसको कहा राखल दास बनर्जी ने। जो राखल दास बनर्जी, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो राखल दास बनर्जी ने कहा कि जो ये सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये द्रविड़ लोगों के द्वारा बसाई गई है, और जहां तक कि इतिहासकारों के विचार के अनुसार सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य सत्य है वो है सर जॉन मार्शल, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई कटु सत्य है तो वो माना गया है राखल दास बनर्जी के द्वारा, यानी एक द्रविड़ सभ्यता थी। उसके बाद ही विशेषता कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? कि वो सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण और नगरीय, इसके बीच में डिफरेंस आप कर सकते हो कि ये ग्रामीण सभ्यता है और ये नगरीय, ये ग्रामीण है और नगरीय है। तो जो नगरीय सभ्यता है तो आपको पता है कि गांव का जो सभ्यता होती है वो किस टाइप की होती है, भवन है वो भवन निर्माण शैली किस टाइप की होती है,
और जो नगरीय सभ्यता है उसकी भवन निर्माण शैली के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी नगरों के अंदर जो मकान है वो सुव्यवस्थित तरीके से बसाए जाते हैं, जो नालियां हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनी हुई थी, बहुत बड़े बड़े जो स्नानागार है, अनागार है, वो इस सभ्यता के अंदर खुदाई के टाइम इस क्षेत्र के अंदर हमें प्राप्त हुए थे। इसलिए इसकी जो बनावट थी उसके आधार पर इसको कहा गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है कि कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि तांबा और टिन दोनों को मिला के कांसा तैयार किया जाता है। तो कांसा कैसे तैयार किया जाता है, तांबा और टिन दोनों को मिला के कांसे का निर्माण किया जाता है। और उस टाइम पर कांसे का प्रयोग किया जाने लगा था, कांसे के बर्तन बनाए जाने लगे थे, और कांसे से क्या है, कांसे की जो धातु थी उससे औजार भी बनाए जाते थे। उस टाइम पर कांसे का प्रयोग किया जाने लगा था, और इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दिया गया। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्टार्टिंग में ये बताया था मैंने आपको कि इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों, क्योंकि हमने जो पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था कि प्राग ऐतिहासिक काल जिसके क्या है, कोई भी लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं थे, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या था, लिखित साक्ष्य थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था, लिखित साक्ष्य जरूर थे लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इसलिए कि जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है विस्तृत सभ्यता। इसको विस्तृत सभ्यता क्यों माना गया, क्योंकि जब इन नगरों की खुदाई की गई तो यहाँ पे एक एक चीज बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल विस्तृत तरीके से बसाई गई थी। जो नगर है वो विस्तृत तरीके से बसे हुए थे, जो एरिया बनाया हुआ था, जो मकान बनाए हुए थे, उनको चारों तरफ अच्छी पक्की जो नालियां हैं वो बनाई गई थी। अन्न को रखने के लिए बड़े बड़े विशाल अनागार यानी अन्न को रखने वाले घर बनाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए थे। यानी जब भी कोई भी धार्मिक उत्सव वगैरह होता है, कोई धार्मिक यज्ञ होता है, ताकि उन स्नानागार के अंदर सभी लोग इकट्ठे मिलकर उस उत्सव में भाग लेने के लिए वहां पर स्नान कर सकें। तो इस प्रकार की जो विस्तृत सभ्यता, विस्तृत जो बनावट थी वहां की, उसके हिसाब से इसको विस्तृत सभ्यता बताया गया है। उसके बाद है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो ये जो पॉइंट है, जब कोई सभ्यता डेवलप होती है या फिर कहीं पर भी, चाहे आज का हमारा युग है या फिर वो प्राचीन जो समय हमारा था जहाँ पर ये सभ्यताएं हमें मिली थी, तो उनकी भी तो अपनी विशेषताएं थी। राजनीतिक विशेषता, तो राजनीतिक विशेषता क्या है कि उस टाइम पे जरूरी नहीं कि हम पॉलिटिक्स से ही जोड़कर इन चीज़ों को हम पढ़ें कि राजनीति जो आज होती है वही होती है, नहीं। एक तरीका, एक सिस्टम होता है कि जिसके अकॉर्डिंग समाज के अंदर जो भवन निर्माण शैली थी उनकी, कि नगर ऊंचाई पर बने हुए थे, कुछ नीचे वाले भागों में बने हुए थे, तो नगरों का जो सिस्टम था या फिर लोगों का जो चीज़ें, कई बार हमें क्या है कि जब ये खुदाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिली थी जिनसे प्रतीत होता है कि उस टाइम पर लोगों ने क्या है, धीरे धीरे एक राजनीतिक जो सिस्टम है, राजनीतिक जो सभ्यता है वो भी वहाँ पर डेवलप होती जा रही थी। उसके बाद सामाजिक, समाज के अंदर उस टाइम पर भी कुछ भेदभाव के जो लक्षण है वो दिखाई दिए हैं कि कुछ मकान ऊंचे टीलों पर बने हुए थे जो शायद अमीर लोगों के लिए हों, और कुछ जो नीचे वाले तलहटी में जो मकान बने हुए थे वो जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए बनाए गए थे। आर्थिक सभ्यता, अब जैसे बड़े बड़े जो अनागार हैं उनको देख के प्रतीत होता है कि उस टाइम पे आर्थिक जो व्यापार करने के लिए, आर्थिक जो स्थिति थी उसको बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने मतलब कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ था, और दूसरे देशों के साथ भी शायद वो व्यापार करते थे ताकि अपनी जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे उसको विकसित किया जा सके। उसके बाद है सांस्कृतिक सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, संस्कृति यानी जो कल्चर हमारा आज है, जिसको आज हम अपना रहे हैं कि हमारी सभ्यता है, हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज है, उस टाइम पर भी वहाँ पर बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली है, कहीं पर सांड की मूर्ति मिली है, कहीं पर
यानी जो पीपल का पेड़ है उसकी पूजा करते हुए दिखाया गया है। जो चित्र दीवारों के ऊपर बनाए गए हैं तो उनसे प्रतीत होता है कि उस टाइम के लोग जो सांस्कृतिक सभ्यता में भी क्या है, संस्कृति के अंदर भी विश्वास रखते थे और उनकी अपनी एक अलग संस्कृति थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है उसके बारे में बताया है। तो कल हम नेक्स्ट करेंगे ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में, यानी ऐतिहासिक जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में आपको बताएंगे कल। तो आज सबसे पहले इसके बारे में था, इसकी खोज किसने की थी, उसके बाद है इसका टाइम पीरियड, यानी इसका जो समय निर्धारण है वो कितना बताया गया है। उसके बाद है नामकरण, किसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु नदी के किनारे बसने की वजह से। उसके बाद इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, और फिर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया। फिर है विशेषताएं कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, कि इसको नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, विस्तृत सभ्यता क्यों कहा गया, और उसके बाद इसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार थी। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यूएसए जो जीके ग्रुप है आपका उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।